आप सभी का स्वागत है भारत 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज बिहार की सियासत में एक बहुत बड़ा दिन है और आज जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है वो वाकई चौंकाता है, क्योंकि आप समझिए बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरकर सामने आ रही है। हालांकि शाम होते होते तस्वीर क्लियर हो जाएगी, लेकिन इससे पहले ये आंकड़ा शिखर चौंकाने वाला है। बिल्कुल, आंकड़े जो हैं वो चौंकाने वाले नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने जब बिहार की यात्रा शुरू की थी आकांक्षा, तो हमारी जो यात्रा है वो बक्सर से शुरू हुई। अब अगर आप मैप पे देखेंगी तो आपको बक्सर नजर आएगा, टू योर लेफ्ट हैंड, ये इस तरफ जो है ये बक्सर है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश से लगता हुआ एक पूरा एरिया है जो बक्सर से होते हुए जाता है, यानी उत्तर प्रदेश का एरिया आप क्रॉस करेंगे तो यहाँ बक्सर का आपको एरिया आएगा। हाँ, बक्सर होते हुए, बक्सर से हम आरा की तरफ गए, आरा से होते हुए फिर हम चले गए बीच वाले रीजन में, जहाँ पर जो आरजेडी है उसका गढ़, यस, आप यहाँ से देखेंगे तो ये वाला हो गया आपका बक्सर का रीजन। अब आप जरा देखिए वहाँ पे आपके हिसाब से क्या आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं, क्या आपको नजर आ रहा है, कितनी सीटें और क्या समीकरण आपको दिख रहा है बक्सर में? आप हाँ, यहाँ से तीनों प्रत्याशी मैं बता देती हूँ दर्शकों को। आनंद मिश्रा बीजेपी से, जो कि फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड नंबर पर कांग्रेस से संजय कुमार तिवारी और जेएसपी से हर्षवर्धन तीसरे नंबर पर। तो ये जो अभी पूरा सिनेरियो अगर हम यहाँ पर समझते हैं तो जमीन पर आपको क्या नजर आए, क्या मुद्दे हावी नजर आए? क्योंकि यहाँ अच्छा, वैसे अगर हम देखें तो जेएसपी से ज्यादा कांग्रेस इस वक्त बेहतर सिचुएशन में दिख रही है। बेहतर सिचुएशन में दिख जरूर रही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है आकांक्षा कि बक्सर में जो बाकी विधानसभा की सीटें हैं, और मेजरली अगर बक्सर की हम बात करते हैं तो बक्सर में मैंने जैसा आपको कहा कि जन स्वराज के लिए भी सेंटिमेंट है, केवल बक्सर में ही नहीं आकांक्षा, अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना पूरे बिहार में ही, तो एक सेंटिमेंट लोगों के अंदर ये था कि हमें जो है वो बदलाव की जरूरत है। लेकिन जमीन पर वो होता हुआ नजर नहीं आया। वहां पे बहुत सारे यंगस्टर्स थे बक्सर में जो चाहते थे कि जन स्वराज आए, बहुत सारे जन स्वराज के प्रतिनिधि भी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी लीड लेगी ये समझ में आ रहा था। तो बक्सर की जितनी भी विधानसभा सीटें थी उस पर बीजेपी का पूरा पूरा दबदबा है। और इस पूरे अगर बेल्ट को आप देखेंगे आकांक्षा, जो आप देख रही हैं आपने एक्सट्रीम लेफ्ट में, फिर वहां से आरा जाती है छपरा होते हुए, फिर आप पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण होते हुए आप आगे बढ़ जाती है। ये पूरा ही जो गढ़ है वो एनडीए का ही गढ़ है, वो बीजेपी और जेडीयू का ही गढ़ है। लेकिन बीच का जो अपना एरिया है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है दरअसल आरजेडी। अच्छा, आपने अभी छपरा का जिक्र किया, छपरा से भी अगर आप देखेंगे, देखिए मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, मेरे पास इस टाइम यहाँ हाथ में एक मैप है और यहाँ हम लोग समझने की इस मैप के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे आपको जरूर नजर आ रहा होगा, ये पूरा ऑरेंज ऑरेंज आपको नजर आएगा। ये जो ऑरेंज कलर है यानी ये एनडीए का कलर है, जहां पर एनडीए बढ़त बनाया हुआ है। फिर महागठबंधन की बात करते हैं तो ये ग्रीन कलर है, जो कि आपको इसमें ना के बराबर ही नजर आएगा और ऐसी ग्राउंड पर सिचुएशन है। अच्छा, छपरा पर मैं वापस आ जाती हूँ। छपरा में छोटी कुमारी जो कि बीजेपी से है प्रत्याशी, सेकंड नंबर पर है आरजेडी, यहाँ से शत्रुघ्न यादव है यानी खेसारी लाल, और जेएसपी तीसरे नंबर पर यानी जयप्रकाश सिंह। ये खेसारी लाल का जादू नहीं चला यहाँ पर, खेसारी लाल का जादू नहीं चला। हाँ। और खेसारी के लिए लोगों के दिमाग में, क्योंकि वहाँ जो लोग आपने देखा होगा कि खेसारी के रैलियों में खूब भीड़ थी। तो जब मैं वहां ग्राउंड पर पहुंची भोजपुर के इलाके में, तो वहां पर एक चीज बड़ी कॉमन थी लोगों के अंदर, और उनका ये था कि खेसारी के साथ जो लोग पहुंच रहे हैं वो सिर्फ सेल्फी और फोटो लेने के लिए ही पहुंच रहे हैं, और यही वोटों में तब्दील होता हुआ भी नजर आया। जो बीजेपी कैंडिडेट वहां से जीत रही हैं, उनके लिए भी वहां लोग ये कह रहे थे कि उनको, उनकी जो है बीजेपी ने पैराशूट लैंडिंग करवा दी है तो वो नहीं जीतेंगी। लेकिन क्योंकि वो कई सारे आधिकारिक पद पर रही हैं वो अभी भी चुनाव को लड़ने से पहले, तो कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंट था कि वो आएगी तो वही। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात ना जो मुझे अभी फिलहाल यहाँ पर भी नजर आती है, अगर हम थोड़ा इधर आ जाए, सारण था ये। हाँ, अभी अगर थोड़ा सा हम इस साइड आ जाए, क्योंकि राघोपुर जो सीट है यहाँ से तो बड़ी टेंशन की बात है कि तेजस्वी यादव खुद कमाल नहीं कर पाए। इसके पीछे रीजंस आपको क्या नजर आते हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक तो जो इन्होंने, जो यादव उम्मीदवार है 36% के आसपास इन्होंने उनको टिकट दिया। एक लोग कह रहे हैं कि ये रीजन हो सकता है तेजस्वी का पूरी की पूरी आरजेडी का इस तरीके से पिछड़ना। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के साथ आपकी एंड टाइम तक बात नहीं बनी,
ये भी एक कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इमेज बन गई है। ग्राउंड पर आपको क्या नजर आया? देखिए, अगर आकांक्षा पूरे सेंटिमेंट की बात करें तो एक चीज़ बहुत क्लियर थी, कांग्रेस का जो जनाधार है वो पूरे बिहार में अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। वो नंबर आंकड़ों में भी आपको नजर आएगा, शायद 4 या 5 सीटों पर इस समय सिमट करके कांग्रेस नजर आ रही है और लगभग 3:30 का वक्त हो चला है। वो जो पूरा एरिया है राघोपुर का, वो आज से नहीं सालों साल से वो आरजेडी का गढ़ रहा है और ये उम्मीद शायद किसी को नहीं होगी कि कोई इस तरीके से हारते हुए तेजस्वी यादव नजर आने वाले हैं। इससे एक सेंटिमेंट और गया है पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत में कि इस बार जो है आरजेडी अपनी मजबूती को खोता हुआ नजर आ रहा है। और अब अगले चुनाव में, इससे पहले जो चुनाव हुए 2020 में, उसमें सेंटिमेंट अच्छे थे, उसमें आरजेडी का प्रदर्शन बहुत कमाल का था, लेकिन धीरे धीरे वो जो है अब डिटोरिएट होता जा रहा है। अगर राघोपुर सीट जो कि लालू यादव की सीट है, अगर उसको बचाने में नाकाम रहे हैं तेजस्वी यादव, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अपने किले को वो नहीं बचा पाए, हाँ, तो पूरे बिहार को कैसे बचाएंगे? लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिहार चुनाव के अंदर नजर आती है। आपको ऐसा लग रहा था कि बीजेपी मतलब इस तरीके से उभर कर आएगी, फिर जेडीयू, मतलब दोनों की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों में ही होड़ पहले तो लगी हुई है कि मैं आपसे आगे, मैं आपसे आगे। 200 को आपने क्रॉस कर दिया, एक्सपेक्टेड था आपको ग्राउंड पर ऐसा? मैं आपको ये वाला मैप भी पकड़ाती हूँ। अब आप जिले वाइज आप पूछिए, जैसे कि हम निकल करके आए तो सारण के बारे में आप बात कर रहे थे, फिर आपने गोपालगंज का जिक्र किया, राघोपुर सीट का आपने जिक्र किया है। अब आप उसी बेल्ट से और ऊपर की तरफ जाएंगी तो वहां पड़ेगा आपको पश्चिमी चंपारण, ऊपर की ओर। पश्चिमी चंपारण मतलब हो गया बेतिया, चनपटिया, ये सारे जो प्रखंड, ये हाँ, ये सारे जिले इस पश्चिमी चंपारण में आते हैं। ठीक है। पश्चिमी चंपारण कोर एनडीए का वोट बैंक है, कोर। वहां भी जो लोगों से हमने बात की, देखिए क्या होता है जब दो लोगों के बीच में एक और तीसरा अगर ऑप्शन आता है तो लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट होता है कि हम तीसरे पे क्या शिफ्ट कर सकते हैं। और वो जो तीसरा था इस बार पॉलिटिकल पार्टीज में, वो थी जन स्वराज। तो प्रशांत किशोर कैसे आ रहे हैं, कितनी स्ट्रांगली आ रहे हैं, लोगों को बदलाव की उम्मीद थी। तो अगर आप ओवरऑल बिहार में देखेंगे आकांक्षा, तो लोगों के अंदर सेंटिमेंट था, और सेंटिमेंट इस बात को लेकर के था कि हाँ भाई चेंज तो चाहिए, लेकिन वो वोट बैंक में कितना तब्दील होगा। मैं अगर जाती हूँ आज बिहार, मैं कह रही हूँ कि चेंज होना चाहिए, लेकिन मैं वोट ही ना दूं, तो वो वोट बैंक में कैसे तब्दील होगा? तो इसीलिए हॉर्सेस माउथ से होना कोई चीज धरातल पर होना नॉट पॉसिबल। वहीं आपको नजर भी आया है पश्चिमी चंपारण का जो बेल्ट है पूरा का पूरा बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसका थोड़ा सा एरिया वाल्मीकि नगर जो है पश्चिमी चंपारण में, उसको अगर आप देखेंगी तो वहां पे जो है आरजेडी को, जब कम से कम जब तक मैंने टैली देखी थी, वहां आरजेडी को बढ़त थी। वाल्मीकि नगर वो जगह है जहां से महात्मा गांधी ने ये जो पूरी जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी वहीं से नींव रखी। नील की खेती, जो किसान थे नील की खेती से परेशान, उस पर जो जमीन ले लिया जाता था किसानों का, तो उस दौरान होता ये था कि किसान जो थे वो नील की खेती करते थे, उसका पैसा भी उनको चुकाना पड़ता था, और कहते हैं कि नील की खेती जिस जमीन पर होती थी वो अनउपजाऊ हो जाती थी, तो जबरदस्ती नील की खेती होती थी। तो जब महात्मा गांधी वहां पर पहुंचे थे तो यही वो जगह है जहां से क्रांति की शुरुआत हुई। बीजेपी का गढ़ है, थोड़ा बहुत यहाँ आरजेडी का आप समझ सकती है, लेकिन ये पूरा एरिया जो है। अच्छा, अभी थोड़ा इधर चलते हैं पूर्वी चंपारण की साइड जी। तो यहाँ पर क्या यहाँ पर इसी तरह की लहर आपको नजर आती थी जिस तरह का भी, क्योंकि मैप में अगर मैं देख पा रही हूँ तो यहाँ पर भी ज्यादातर जो एरिया है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बीजेपी ही यहाँ पर अभी लीड लेते हुए नजर आ रही है शुरुआती रुझानों में। अगर मेरे को समझ आ रहा है ये नरकटिया वाला जो नरकटियागंज, हाँ इस साइड ये जो पूर्वी चंपारण है ना आकांक्षा, ये है नरकटियागंज, इसमें है मोतिहारी जिला है इसमें। तो जैसा कि मैंने आपको कहा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये पूरा एनडीए का गढ़ है। नरकटियागंज हो चाहे वो मोतिहारी हो, है ना, उससे जो सटे हुए जितने भी इलाके, इसीलिए वो आपको भगवा मई नजर आएगा। इसी चुनाव में नहीं, ये 2020 में भी ऐसे ही भगवा मई था जो भी आपको नजर आ रहा है। अच्छा, जैसे कांग्रेस की बात करते हैं, 5 से 6 सीट कांग्रेस को दिख रही है, आपको क्या नजर आता है कि कहाँ दिक्कत कांग्रेस की इस वक्त जो परफॉर्मेंस है वो वाकई मुझे लगता है पूरे महागठबंधन के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है। और कहीं ना कहीं तेजस्वी का जो हाल हुआ है, जो आरजेडी का हाल हुआ है इस वक्त वहां बिहार के अंदर, इसके पीछे कांग्रेस भी एक बड़ा फैक्टर है। देखिए, बहुत बड़ी बात ये होती है कि आप लोगों के सेंटिमेंट को या लोगों के मन को कितना पढ़ पाते हैं। हमने देखा है चुनाव से 15-20 दिन पहले तो उन्होंने सीट डिसाइड किया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि कांग्रेस इस बात को क्यों नहीं समझ रही कि जनाधार जो है उनका कमजोर हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी उनकी बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है। और आप सीट शेयरिंग पर आप लड़ रहे हैं, आप किससे लड़ रहे हैं? आप आरजेडी से लड़ रहे हैं, जो कि आपको पता है कि वहां पर उनके मुकाबले उनकी जो पार्टी है बहुत बड़ी है।
तो आप रैलियां कर रहे हैं, आप वहां पर पहुंच रहे हैं, आप पद यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन लोगों के सेंटिमेंट को नहीं समझ रहे हैं। आप पानी में कूद तो जा रहे हैं, लेकिन लोग जो उस पानी में डूबे हैं उसके सेंटिमेंट को समझेंगे या नहीं। तो ये वो फिर आप जब बीच वाले एरिया में आएंगे, जो कि पटना, फिर आपका बेगूसराय वाला जो एरिया आपको फैक्टर दिखता है, वो आरजेडी का गढ़ माना जाता रहा है। तो कांग्रेस का जनाधार पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है। कांग्रेस नीड्स टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स कि उनको कैसे मजबूती से आगे बढ़ना पड़ेगा। बिहार तो आप छोड़ दीजिए, मैं बाकी भी स्टेट्स की बात कर रही हूँ। अच्छा, एक बार ये जो 243 सीट्स हैं जो अभी इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं, फिर एक एक करके मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी पार्टी वाइज ग्राउंड पर रियलिटी जो आपने देखी। अभी जो बीजेपी लीड लेती दिख रही है 95 सीट्स है, हालांकि अभी जीतने का कुछ भी नहीं बताया सीट को लेकर, लेकिन 95 सीट्स 101 एक करके समझते हैं, 101 पार्टी ने अपने पास रखी और 95 सीट्स पर लीड लेना क्या इशारा करता है भविष्य को लेकर? 121 सीटों का बंटवारा था। 101 हाँ 121 इसमें 95 जो आप कह रही हैं, देखिए एक संदेश उससे बहुत क्लियर है आकांक्षा। मैसेजिंग ये है कि मान लीजिए इस बार बीजेपी के लिए नीतीश कुमार मजबूरी भी हो, क्योंकि केंद्र में भी जरूरत है, लेकिन बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर रही है। ये चेतावनी केवल आरजेडी के लिए नहीं है, ये जेडीयू के लिए भी है। क्या बीजेपी जब अब अगली बार कोशिश करेगी तो बड़ी मजबूती के साथ आएगी। अच्छा, जब मैं ग्राउंड पे थी आकांक्षा, तो जिक्र ये भी हो रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे चनपटिया पहुंचे थे, बिल्कुल आखिरी अपना जो सभा है उन्होंने चनपटिया यानी पश्चिमी चंपारण में उन्होंने किया। उससे पहले अमित शाह पहुंचे थे मैथिली ठाकुर की भी सीट पर। हाँ, ये वो सीटें थी जहाँ लोग कह रहे थे कि ये कैंडिडेट्स कमजोर हैं और इनको मजबूती देने के लिए अमित शाह और जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो पहुंच रहे हैं। हाँ। अगर वाकई ये सच है तो देखिए भाई, वोट बैंक में तब्दील हो गया है। तो ये जो कहा जा रहा था कि जो लोकसभा के नतीजे आए कि बीजेपी का चेहरा कमजोर हो गया है, मोदी जी का चेहरा कमजोर हो गया है, नहीं, सेंटिमेंट बढ़ गया है और लोगों को डर है आकांक्षा कि आरजेडी अगर दोबारा आ गई तो क्या जंगल राज देखने को मिलेगा। ये वजह है कि वो वोट बैंक में तब्दील नहीं हो रहा, लेकिन जब लोग एकजुट होते हैं तो आपको दोनों सेंटिमेंट मिलते हैं, बीजेपी के तो लिए भी, आरजेडी के लिए ऐसा भी तो नहीं है ना कि लोगों की भी मजबूरी बन गई है? लोगों की ही मजबूरी है। हाँ, ऐसा ही उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तो उनके पास ऑप्शन नहीं है। आज और मैं और आप, अगर आप बिहार के रहने वाली हैं, अगर आपने वो समय भी देखा होगा, ऐसा नहीं है कि लालू जी के समय में अच्छे काम नहीं हुए। जितने भी जो भी कुछ बिहार में रेलवे का डेवलप हुआ है वो लालू यादव ने किया है। जब वो रेल मिनिस्टर थे तो उन्होंने बिहार में ऐसे ऐसे एरियाज हैं जो कि कोसी के कटाव के बाद अलग हो जाते थे। ये जो आपका सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, उनसे जो जोड़ने वाले पुल होते थे वो कट जाते थे। मतलब अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट से बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में जाना है, आप सहरसा देखेंगे मैप पे और मधुबनी, तो आपको पूरा 5-6 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता था। आज ये ट्रैवल 2 घंटे में बदल गया है। तो ये जो पुल की शुरुआत है वो नीतीश कुमार ने की, लेकिन ओवरऑल अगर बिहार को आप रेल से कनेक्ट करती हैं तो रेल मिनिस्टर जब थे लालू प्रसाद यादव तो उन्होंने शुरुआत किया। गरीब रथ जैसी ट्रेनें उन्होंने शुरुआत की। तो गरीब रथ एक, अब सोचिए अगर आपके लिए कहा जाए कि गरीब रथ ट्रेन शुरू हो रही है, जो गरीब है, जो कम पैसे वाले लोग हैं, जो इकोनॉमिकली लेस है, वो उससे कनेक्ट करेंगे। तो लालू प्रसाद यादव की राजनीति में और तेजस्वी की राजनीति में बहुत अंतर है। अच्छा, AIM की जब बात करते हैं तो ये मुझे लग रहा है ये बिहार की सियासत में ऐसे उभर तो नहीं रही जैसे यूपी में हम BSP के लिए कह देते हैं। वही है और क्या है। हाँ, जो बेसिकली पूरे बिहार को ना 4 डिवीजन में बांटते हैं। मिथिलांचल हो गया, सीमांचल हो गया, तिरहुत हो गया। तिरहुत मतलब पटना वाले रीजन्स हो गए। जो सीमांचल के एरिया एकदम नीचे आप देखेंगे जब मैप पे, तो नीचे आपको अररिया, किशनगंज है ना, जो सीमा से लगी हुई है, सीमा शेयरिंग टू द बंगाल, ठीक है। तो वो वाला जो आपका एरिया है आकांक्षा, वो है मुस्लिम बाहुल्य। ओके। अब वो जो मुस्लिम बाहुल्य है वहां किसको सीट मिलेगी? जाहिर तौर पर उसको या तो आरजेडी को मिलेगी या AIMIM को मिलेगी, बीजेपी को नहीं मिलेगी। इस बार भी यही हुआ है। इस बार ये पूरा मैप देख करके मैं खुद हैरान हूं कि नीचे का एरिया जो कभी भगवा हो ही नहीं सकता था वहां भगवा है। क्यों? क्योंकि AIMIM ने वहां जमकर वोट काटा है आरजेडी का। अच्छा, यही सिचुएशन जनसुराज के साथ भी यही सिचुएशन होती हुई से नजर आई है कि इनका आना मतलब आरजेडी को नुकसान कर गया। नहीं, देखिए जनसुराज तो ओवरऑल क्या है कि जनसुराज कहाँ से शुरुआत किया उन्होंने और कहाँ जाके खत्म हो गए, दोनों में बहुत अंतर था। उन्होंने शुरू किया एक तरीके से सवर्ण की पार्टी है। हम जात पात की राजनीति नहीं करेंगे, सवर्णों की भी बात करेंगे। हम जो इम्पोर्टेंट लोग हैं,
जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको लाएंगे। लेकिन ऐसा करते करते उन्होंने अपने कैंडिडेट धीरे धीरे चेंज करते हुए चले गए और वापस उसी पॉलिटिक्स में आ गए। जब बिहार के लोगों को ये समझ आया कि भाई ये कौन सा चेंज है, ये बदलाव नहीं है, ये आप अपनी राजनीति रच रहे हैं, तो बिहार की जनता जो है, बिहार की कहते हैं आकांक्षा, बच्चे बच्चे को ना पॉलिटिक्स उनके खून में होता है, तो उनको पता होता है कि आप किस सेंटिमेंट के साथ आ रही हैं। तो ये जो जनाधार था, मैंने आपको जैसा बताया, यंगस्टर्स जो थे भले वो वोट देते हुए ना, उनके दिमाग में ये था कि नहीं भाई वोट देंगे। क्यों? कई लोगों ने कहा कि अरे तो फलाने इतने सारी ट्रेनें चला दी दिल्ली से बिहार के लिए, आए तो हम लटकते हुए हैं, आए तो हम बाथरूम में बैठ करके हैं। तो क्या सेंटिमेंट लगा कि नहीं बीजेपी तो गड़बड़ लग रहा है हिसाब किताब, जनसुराज को आना चाहिए। क्यों भाई क्यों आना चाहिए? तो क्योंकि वो चेंज लाएंगे। वो लोग कौन थे जो दिल्ली में रहते हैं, क्या वो वोट देंगे? नहीं, बिल्कुल। दे गॉट बैक टू देयर प्लेसेस, वो अपने पास दिल्ली वापस आ गए, उन्होंने वोट नहीं दिया। तो जब उन्होंने वोट ही नहीं दिया तो वोट बैंक में तब्दील कैसे होगा? That was the point. लेकिन वैसे अगर हम देखें ग्राउंड पर तो जो ये युवा वोटर्स हैं, इनका रुख आपको किसकी तरफ नजर आ रहा था? देखिए बिहार में जाति है जो कि जाति नहीं। हाँ, बिहार कभी जात पात की राजनीति से ऊपर उठ के काम नहीं करेगा, ये सेंटिमेंट है। हर एक प्रदेश का अलग अलग होता है, बिहार का भी है। युवाओं का जैसे मैंने कहा चेंज, दे आर लुकिंग फॉर द चेंज, बट अगेन इज इट कन्वर्टिंग इनटू वोट और नॉट? नो, वी हैवंट सीन दैट। जनसुराज को एक भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है, अगर चली भी गई। यहां दिक्कत इस बात को लेकर के थी आकांक्षा, वोट परसेंट। अगर 5% से ज्यादा वोट जनसुराज लेकर आती तो फिर ये बीजेपी के लिए चुनौती होती, बट वो 5% क्या, वो 2% भी नहीं लेकर के आई, तो बीजेपी के लिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे यूपी के बाद फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और अब बिहार में ये महिला वोटर्स वाला जो हमेशा से फैक्टर रहा है, इसी ने इस बार भी यहाँ पर फायदा दिया है बीजेपी को? देखिए एंड में जब पूरी कहानी का सार क्या होता है, जब हम कोई पिक्चर देखते हैं क्लाइमैक्स क्या है, हाँ, हम आपको पूरी कहानी याद नहीं रहेगी, आपको क्लाइमैक्स याद रहेगा। इस पूरी बिहार की राजनीति, पूरी बिहार की फिल्म का जो क्लाइमैक्स था वो 10,000 रुपए था, जो एंड टाइम पर जो इन्होंने एंड टाइम पर आया, और वही सब और वहीं पे वही पलट गया। क्लाइमैक्स जो है हाँ, वो लोगों के दिमाग में घर कर गया। कोसी जैसे क्षेत्र में जो बाढ़ आने पे डूबता ही है, उस घर में मैं खुद गई। मैंने 7,000 किलोमीटर की यात्रा की है बिहार के अंदर, चप्पे चप्पे पे मैं गई। 7,000 किलोमीटर में वो एरियाज भी थे जो कोसी से लगे हुए थे। आकांक्षा, जब मैं उस झोपड़ी में गई जो नीचे की तरफ था, और बाढ़, अभी भी बाढ़ का पानी था वहां, और बाढ़ जब आता होगा तो डूब जाता है। हमने वो स्टोरीज भारत 24 पर दिखाई, तो उन्होंने मुझसे मैथिली में एक बात कही। मैंने पूछा उनसे कि आपका क्षेत्र तो डूबता आ रहा है बहुत पहले से, और मैं क्योंकि सहरसा में रही हुई हूँ, 5 साल मैंने अपनी पढ़ाई वहां से की है, तो मैंने कहा ये तो डूबता रहा है, तो आपको क्यों वोट देना है? हाँ, आपको क्यों नीतीश कुमार चाहिए? हाँ, तो उन्होंने मैथिली में कहा कि हमरा जे पाई दै है ओकरे वोट देबै ने, अनाज जे हमरा 5 किलो आबि रहल अछि से के देलक है। उनके कहने का मतलब था कि 10,000 जो दिया उसको वोट देंगे ना, और जो 5 किलो रोज हर बार जो अनाज आता है वो कौन देता है? लालू यादव देता है, नीतीश कुमार देता है। तो बाढ़ है तो डूब जाते हैं तो क्या करें, पर देंगे तो उन्हीं को। वहां मुझे क्लिक हुआ कि ये जो महिलाएं हैं ना, वो सिर्फ शराबबंदी तो है ही नहीं धरातल पर। आप मुझसे अगर पूछेंगी तो जितनी जनसभाएं मैंने की हैं, या जितने भी हमने शो किए बेबाक बाबूनी, उसमें अगर 50 लोग हैं तो 2 लोग ऐसे होते थे जो शराब पी करके खड़े रहते थे और कहते थे मुझसे, ऑन एयर कहा है उन्होंने, हमने शराब पी है, हाँ तो नहीं बंदे तो पिया है। तो मुझे उस समय क्लिक हुआ, इट इज नॉट जस्ट द शराबबंदी विच इज अफेक्टिंग द वुमेन ऑफ बिहार, बल्कि जो सरकार कर रही है। एंड व्हाट एल्स आकांक्षा, आपके पास बहुत पैसे हों, आप धन दौलत से आप वो पूरी तरीके से परिपूर्ण है, लेकिन आप सुरक्षित महसूस नहीं करते तो उस धन का करेंगे क्या? मी बीइंग डॉटर ऑफ बिहार, I was myself feeling very much safe and secure inside the Bihar, and I think that is the main quotient of winning BJP. अच्छा, अभी सहरसा का आपने जिक्र किया था, आलोक रंजन यहाँ से इस वक्त आगे चल रहे हैं और 63,000 वोट से आगे चल रहे हैं अभी जी। इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता भी यहाँ पर दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है किशोर कुमार जनसुराज पार्टी से जी। तो यहाँ समीकरण किस तरह से देख रही हैं आप? यहाँ का सहरसा की आप बात करें, सहरसा में आई थिंक देयर द 9 विधानसभा सीट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9 और 10, जिसमें मैशी भी है। मैशी वो जगह है जहाँ पे तारा स्थान है, उसे कहते हैं कि सती की बाईं आंख वहाँ पर गिरी थी, हमने वहाँ पे भी स्टोरी की। और मंडन मिश्र और
शंकराचार्य, उनके बीच में शास्त्रार्थ हुआ था इस जगह को। बहुत पवित्र जगह मानी जाती है। इसमें बनगांव एक वो है, महिषी एक सीट है इसकी। ये जो एरिया है वो इसका पार्शली इसको आरजेडी का भी गढ़ माना जाता है, ओके। महिषी वाला एरिया। लेकिन महिषी में शायद संभवतः आई डोंट नो कौन लीड ले रहा है, अगर आप सहरसा देखेंगे तो शायद आपको मिल जाएगा उसमें। ये पार्शली आरजेडी का भी गढ़ है, लेकिन महिषी, राइट? महिषी, हाँ, ये आपको सहरसा में ही महिषी मिल जाएगा। तो ये जो वो एरिया है, यहाँ पे अगेन लोगों के गौतम कृष्णा यहाँ पर अभी कौन है? ये राष्ट्रीय जनता दल से ही है, आरजेडी से। सेकंड नंबर पे यहाँ पर जनता दल है और तीसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट है। महिषी से है ना? हाँ, यानी मैंने आरजेडी आपको- आ गया है। मैंने आपको बोला कि वो वाला जो गढ़ है वो तो थोड़ा पार्शल है, लेकिन सहरसा से जो कैंडिडेट जीत रहे हैं आलोक रंजन, ही इज फ्रॉम बीजेपी। तो ये पूरा मिला जुला जो है एरिया है, आरजेडी का भी है और बीजेपी का भी है। लेकिन बीजेपी मुझे लगता है कि अगर 10 सीटें, मेरे ख्याल से 9 या 10 सीटें इस पे वो लीड लेती हुई नजर आएगी। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बिहार की सियासत के लिए जब समझते हैं हम, तो ये वाले जो रिजल्ट है ये अब एक नई दिशा में बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, राइट? कह सकते हैं इसलिए क्योंकि इसके मायने ये भी है कि नीतीश कुमार को कितना लोग सक्रिय और मान रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा सीट का, मेरे ख्याल से जेडीयू और बीजेपी के बीच में बहुत 10-12 सीट का फर्क होगा। और पिछली बार क्योंकि चिराग पासवान अकेले लड़ रहे थे 2020 में, तो उन्होंने वोट काटा था जेडीयू का। इस बार साथ में है तो जेडीयू का। लेकिन आकांक्षा, चिराग पासवान ही इज बीइंग द न्यू स्टार ऑफ बिहार। व्हाई आई एम सेइंग दिस? इफ ही इज फाइटिंग ऑन 28-29 सीट्स, एक सीट तो हटा दीजिए, 28 सीटें, उसमें अगर एलजेपीआर को 21 सीटें मिल जाती हैं तो आप इसे छोटी बात समझते हैं? वो चिराग पासवान जिन्होंने अपने पिताजी की विरासत को संभालने के लिए अपने घर में लड़ाई की है, ये छोटी बात नहीं है। अभी अगर ऑफिशियली हम देखते हैं ना इस पर, तो अभी 19 सीट्स पर आगे है। लेकिन 19 सीट्स पर भी आगे होना कोई छोटी बात नहीं है। मतलब आप समझिए 29 में से 19 पर आगे, 28 ही, एक पर तो नहीं है। हाँ, और फिर 94 सीट्स पर अभी बीजेपी का आगे होना। बीजेपी 101 सीट अपने पास रखी, 7 सीट्स आप कह सकते हैं बस। फिर सेम सिचुएशन उधर जेडीयू की नजर आती है, 84 सीट्स। मतलब 84 अगर आप देखते हैं तो ये आप मान लीजिए 17 सीट्स सिर्फ ऐसी हैं जहां पर ये लोग पीछे हैं। बिल्कुल। और उधर बीजेपी का, मतलब बीजेपी के लिए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है ये कि आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे 7 सीट्स हैं जहां पर आप पीछे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और फिर आप अगर उस रीजन को भी देखेंगे, मधुबनी, सहरसा से सटा हुआ आपको नजर आएगा। मधुबनी वाज द टॉक ऑफ द टाउन, मधुबनी एंड दरभंगा। हाँ। व्हाई? बिकॉज बजट में किसका ऐलान हुआ? मखाना बोर्ड का ऐलान हुआ। मधुबनी के लिए मखाना वहीं पे प्रोड्यूस होता है, पूर्णिया का इलाका हो गया और सारी चीजें हो गई। मधुबनी के लिए सेंटिमेंट लोगों का बड़ा हाई था। अगेन मधुबनी जो है वो आरजेडी का गढ़ है, लेकिन अभी आप देखिए, आई थिंक मधुबनी में इस बार माधव आनंद जो है वो कुशवाहा वाली पार्टी से है। वो वहां पर लीड लेते नजर आ रहे हैं। और उनके ऑपोजिशन में कौन थे? समीर महासेठ वो कैंडिडेट हैं जो खुद तो राजनीति में इतने सालों से थे, 7 बार के वो रहे हैं वो। और अभी आप देखिए 6,500 का मार्जिन है। ठीक है, वो 7 बार के विधायक रहे हैं और वो उद्योग मंत्री भी रहे हुए हैं बिहार के। और वो यहाँ पर हारते हुए नजर आ रहे हैं। किससे? माधव आनंद से, जो पहली बार उतर रहे हैं। बीजेपी के नहीं है वो, कुशवाहा की पार्टी के, एनडीए के, आरएलएम से। ठीक है, आरएलएम के हैं वो, लेकिन वो लीड लेते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। क्या सिग्निफाई करता है? भले ऑपोजिशन ये बात कह दे कि भाई ये तो वोट चोरी है, नहीं, लोगों के सेंटिमेंट बदल रहे हैं। डर, इस बात का डर कि क्या हमारे साथ वही होगा जो 20 साल पहले हुआ था। दैट हैज टर्न इनटू द भगवा रंग इन द एंटायर बिहार रीजन। बिल्कुल क्लियरली ये नजर आ रहा है। बहरहाल अब हमें इजाजत लेनी चाहिए, बिल्कुल, है ना? तो आप भारत 24 पर लगातार बने रहिए। हम आपको हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए भी। और आप देख पा रहे हैं इस वक्त बिहार की सियासत की जब बात करते हैं तो एक नया रंग, देखिए रंग पहले भी था लेकिन अब ये रंग और ज्यादा चमकीला नजर आ रहा है। और अब इसीलिए हमने कहा कि अब बिहार की सियासत एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।